नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाओ। मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बनने के काबिल है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बात धर्म संसद में, सनातन धर्म संसद में कही गई है और कहने वाले लोग हमारे देश के साधु और संत हैं। और ये बहुत बड़ा क्यों इसका असर होने वाला है, इसे आज हम आपको समझाएंगे। साधु संतों के मुख से निकली ये आवाज़ क्यों बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश चुनाव पर और देश की राजनीति पर असर डालने वाली है, आज ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि मुजफ्फरनगर के मोरना में सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से साधु और संत पहुंचे थे। और साधु संतों में योगी आदित्यनाथ को लेकर जो छवि है वो छवि ऐसी है कि योगी ही हिंदू राष्ट्र ला सकते हैं, योगी ही भारत को बचा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारत के लिए कोई अच्छा काम कर सकता है और भी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से काम कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। ये परसेप्शन पहले से बनी हुई है और ये हमने कुंभ के दौरान भी देखी। कुंभ में भी जो धर्म संसद का आयोजन हुआ था उसमें भी योगी को लेकर साधु संतों के बीच एक पॉजिटिव इमेज नजर आई। और जो मुजफ्फरनगर के मोरना में 2 दिनों पहले जो धर्म संसद हुआ है उसमें भी योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने पर जोर देना ये साफ इशारा करता है कि साधु और संतों की लालसा क्या है, वो चाहते क्या है। लेकिन सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? साधु संत तो ये चाहते हैं, साधु संतों के चाहने से सरकार नहीं बन सकती है, कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बन सकता है। लेकिन मांग तो कहीं से उठने लगी है। जिसकी शुरुआत या जिसकी बुनियाद की जरूरत थी, आवश्यकता थी, उसकी शुरुआत हो गई है। साधु संत तो कर ही रहे। उत्तर प्रदेश में जब आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है या बनना चाहिए, तो करीब 90% लोग यही कहेंगे कि हाँ, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की राजनीति में जाना चाहिए और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए। कई बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, कई बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने भी भविष्यवाणी की है कि योगी में वो सारी खूबियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल मोदी स्टाइल में योगी जो काम करते हैं उसने उनकी छवि को और प्रबल बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये राजनीतिक तौर पर योगी के सामने है। हम उस समस्या की बात कर लेते हैं, फिर आगे आपको कुछ और जानकारियां देंगे इस धर्म संसद से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो उनको पार्टी के भीतर इस बात पर लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा। मतलब पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको सबसे पहले हामी भरनी पड़ेगी कि हाँ, योगी इस काबिल हैं या नहीं है। लेकिन फिलहाल चूंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से फिट हैं, नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक्टिव हैं, उससे तो ये उम्मीद अगले 5-10 सालों तक बहुत कम ही रहती है कि योगी आदित्यनाथ की दावेदारी मजबूत हो। क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री के तौर पर या जब तक नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहेंगे या जब तक वो खुद से अपने स्टेप पीछे नहीं ले लेते हैं, तब तक तो शायद प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी दिख नहीं रही है। लेकिन जब भी ये वैकेंसी बनेगी उस वक्त तक योगी आदित्यनाथ को अपनी छवि, अपना पूरा इमेज इतना स्ट्रांग बना लेना होगा जिससे ये हो कि जब उनके नाम की दावेदारी आए तो पार्टी के भीतर विरोध ना हो। पार्टी के जो दूसरे लीडर हैं जो बहुत दिनों से, अच्छा दूसरी बात की देखिए, उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के भीतर उनके कई विरोधी खड़े हो गए। एक तो केशव प्रसाद मौर्य का गुट है जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। केशव प्रसाद मौर्य के गुट में ज्यादातर विधायक हैं। उनके जन्मदिन पर केशव प्रसाद मौर्य के घर पर लोग इकट्ठा होते हैं, केक काटा जाता है और वहां से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से बगावत का बिगुल फूंक दिया जाता है। खुले मंच से केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है और योगी आदित्यनाथ फिर भाषण देने आते हैं तो उसको काटना पड़ता है। तो और एक और नया धड़ा खड़ा हो गया है। देखिए, एक तो धड़ा दिल्ली ने खड़ा करने की कोशिश की जब AK शर्मा को भेजा गया था साल 2020-21 के आसपास कि जाइए आप उत्तर प्रदेश संभालिए। लेकिन अच्छा, वो 6 महीने तक इंतजार करते रहे कि उनको कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी जिद पर अड़े रहे।
हालत ये हो गई थी, आप अगर आपको याद हो तो साल 2021 में जो 3 महीने थे, जुलाई से लेकर सितंबर तक, ये 3 महीने ऐसे हो गए थे जिसमें उत्तर प्रदेश के बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की तस्वीर नहीं लगती थी। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता है कि बीजेपी में इतनी टकराहट की स्थिति बन जाए? उस समय ऐसा शिगुफा छोड़ा गया। उस समय कोविड की लहर थी और जो तस्वीरें आती थी वो बड़ी भयानक होती थी, तो उससे योगी सरकार की छवि खराब हो रही थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रोपेगेंडा भी चला रहे थे इसी बहाने कि योगी आदित्यनाथ जाए तो उनका रास्ता बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसका डटकर सामना किया और नतीजा ये रहा कि उस कोविड के बाद या उस सीन के बाद भी जो एंटी इनकम्बेंसी बन रहा था उसको उन्होंने झेला, और सिर्फ झेला ही नहीं बल्कि उससे कमबैक किया और उन्होंने प्रचंड जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। योगी के चेहरे पर ही 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। पार्टी को कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत स्मूथली पार्टी ने जीत हासिल की। हाँ, कुछ सीटें 2017 के मुकाबले कम हुई, लेकिन बहुत स्मूथली जीत हासिल हुई। और ये अलग बात है कि 2024 में बीजेपी का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं रहा, लेकिन हाँ, ये भी मत भूलिए आप कि 2024 में भी नतीजे बहुत फेवर में होते अगर योगी की बात दिल्ली मान लेता। लेकिन अब इतना तो तय है कि योगी के चेहरे पर ही 2027 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि संसद में अखिलेश यादव के सामने अमित शाह ने कह दिया है कि वो रिपीट हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ रिपीट हो रहे हैं। तो इतना तो क्लियर है। लेकिन समस्या यहाँ योगी आदित्यनाथ के पास ये है कि अच्छा, उनके बारे में जो बात कही जाती है वो सबसे बड़ी समस्या है। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि संगठन में अपने विश्वास पात्र लोगों को योगी आदित्यनाथ खड़ा नहीं कर पाए। संगठन में जो योगी आदित्यनाथ के लिए आंख बंद करके बैटिंग करे, जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उनको बैकअप करे, ऐसे लोगों की संख्या बहुत गिने चुने है। और इसी गिनी चुनी संख्या की वजह से योगी आदित्यनाथ थोड़ा पिछड़ जा रहे हैं। एक बैठक में बीजेपी के एक बहुत सीनियर लीडर, महासचिव स्तर के नेता के सामने कुछ लोग बैठे थे, कुछ पत्रकारों ने ये बात कह दी गलती से कि मोदी के बाद योगी ही तो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो गुस्सा हो गए और उसी समय लोगों को ये समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ की राह दिल्ली तक पहुंचने में बहुत मुश्किल है। और हाल में योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू भी आया था कि वो काम करते करते मठ की तरफ लौटना चाहते हैं, मतलब वो दिल्ली नहीं आना चाहते हैं। ऐसी मतलब एक तरीके से छवि बनाई गई उनकी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि संगठन में विश्वास पात्र लोग उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, ना ही योगी ने कभी इसकी तरफ ध्यान दिया। और संगठन में विश्वास पात्र लोग कैसे खड़े होते हैं? आप उनको पास बिठाइए, उनके काम करते रहिए, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहिए, जो योगी आदित्यनाथ कभी करेंगे नहीं। तो यहीं पर वो थोड़ा पिछड़ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक की ये डिमांड है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक दौर तो ऐसा आएगा बीजेपी में जब थोड़ा खालीपन महसूस होगा, जब नरेंद्र मोदी अपने कदम पीछे खींचेंगे, तब शायद योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ लॉटरी लग जाए। जो योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले समर्थक हैं उनको ऐसा विश्वास है। तो मुजफ्फरनगर के मोरना में जो सनातन धर्म संसद हो रहा था उसमें से जबरदस्त आवाज उठी कि अब उनको योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक थे महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद महाराज, उन्होंने भी ये बात कही। और इसी में महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज भी आए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि विश्व शांति की तरफ दुनिया को अगर कोई ले जा सकता है तो सनातन धर्म ले जा सकता है, और इसी आधार पर योगी आदित्यनाथ को सामने आना चाहिए। बहुत चिंता व्यक्त की गई इस पूरे धर्म संसद में कि देश के 2000 में से 500 ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह मुस्लिम बहुल हो गए। तो ये एक इस धर्म संसद से ये सारी चीजें निकल कर 1500 तहसील मुस्लिम बाहुल्य हो गई हैं। सोचिए, इस धर्म संसद में एक और बात सामने आई है कि एक हिंदू पर हमले को सभी हिंदू पर हमला माना जाना चाहिए। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब एक सनातनी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि अभी भी
ऐसे मतलब एक छवि बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो कोई भी काम एक तरफा नहीं करते, मतलब सिर्फ हिंदुओं के लिए काम नहीं करते। पहले तो जब वो प्रधानमंत्री बने तब उनके बारे में यही छवि बनाई गई कि वो हार्डकोर हिंदू पॉलिटिशियन है, लेकिन नहीं, आप जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर ये नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास सबका विश्वास लेकर चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो इससे जो साधु संत हैं वो शुरू में, हालांकि जब उनका बयान आया था तो बहुत नाराज भी हुए थे कि भाई हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो हम अपने जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना हमने की है वो कैसे साकार होगा, और वो लोग जो रहते हिंदुओं के साथ लेकिन हिंदुओं को धोखा देते हैं, दगाबाजी करते हैं, उनको साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। बीच में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश में एक चीज़ बताया कि सबको साथ लेकर भी राजनीति की जा सकती है और बहुत अच्छे से राजनीति की जा सकती है। उसमें किसी की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। नरेंद्र मोदी ने ये साबित किया प्रधानमंत्री के तौर पर। कांग्रेस की तरह आप पूरा एकदम मुसलमानों की तरफ हो जाइए, समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरह खुलकर मुसलमानों का सपोर्ट करिए, ऐसी राजनीति नहीं कि खुलकर हिंदुओं का सपोर्ट करिए। उन्होंने हमेशा सबका साथ सबका विकास को लेकर बात की है। और यही वजह रही कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, अगर आपको याद हो, योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, उस रैली में उन्होंने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया। तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उस नारे को काट दिया। उन्होंने एक है तो सेफ है का नारा उस वक्त आया। तो इस तरह से मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हमेशा इसी कोशिश में रहे कि वो बहुत सॉफ्ट पॉलिटिक्स करें। और ये अलग बात है कि गुजरात में उनकी क्या छवि थी, लेकिन वो एक अलग छवि अपनी बना रहे थे और बना रहे हैं। इसमें वो बहुत कामयाब भी हुए। इसलिए आप धर्म संसद वगैरह जब भी लगाई जाती है तो आप उसमें देखेंगे कि ये हमेशा मांग की जाती रही कि योगी जैसे लीडर को सामने आना चाहिए। अब आपका क्या मानना है, योगी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? आपका जो भी सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।